नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिस्क चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीएसटी R9 रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। यहाँ दोस्तों, अगर आप बिल्कुल नए हो जीएसटी R9 के लिए, जीएसटी R9 के बारे में अभी ज़्यादा कुछ भी नहीं जानते हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जीएसटी R9 का पूरा बेसिक समझ जाएंगे। जीएसटी R9 के सभी टेबल को समझ जाओगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी R9 फाइल करने के लिए आपको किस तरह से वर्किंग करना है, किस तरह से जीएसटी R9 का पूरा डेटा तैयार करना है, किस तरह से आप अपने पूरे अकाउंट्स ऑफ बुक को खुद से पूरा सेल पूरा परचेज की ऑडिट करोगे जीएसटी R9 के लिए। जीएसटी R9 फाइल करने से पहले आपको अपने अकाउंट्स ऑफ बुक के पूरे डाटा को किस तरीके से फिल्टर करना है, क्योंकि जीएसटी R9 के डाटा को जो जीएसटी R9 में जो आपका डाटा होगा और आपके अकाउंट्स ऑफ बुक में जो डाटा होगा, आपको उसको मैच करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जीएसटी R9 के उन सभी टेबल को दिखाता हूं जिस टेबल के बारे में हमें समझना है और उसमें डेटा की एंट्री करना है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं जीएसटी R9 की टेबल। दोस्तों, जब आप जीएसटी पोर्टल लॉगिन करोगे और सर्विसेज में जाओगे, फिर रिटर्न्स में जाओगे, फिर एनुअल रिटर्न्स में। एनुअल रिटर्न्स में जाने के बाद आपको फाइनेंशियल ईयर पूछेगा। फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करने के बाद जब आप ओपन करोगे तो आपके पास दो कॉलम आएगा, जीएसटी R9 9C। जब आप जीएसटी R9 पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके सामने जीएसटी R9 की टेबल ओपन होगा। ये देखिए, मैंने ओपन कर रखा है जीएसटी R9 की पूरी टेबल। टेबल नंबर 4 से लेकर टेबल नंबर 19 तक इन सभी टेबल का बेसिक समझना है। एक एक टेबल का, एक एक टेबल का मतलब मैं आपको बताऊंगा किस टेबल में कौन सा डेटा एंट्री करना है, कब करना है, कैसे एडजस्टमेंट करना है, सारी चीजें जीएसटी R9 का एक एक बेसिक मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ देखिए जीएसटी R9 के ऊपर जो है यहाँ लिखा है डाउनलोड जीएसटी R9 सिस्टम। यहाँ पर आप पूरे साल का, जिस ईयर का आप जीएसटी R9 फाइल कर रहे हो, उस पूरे ईयर का आपको यहाँ जीएसटी R1 की समरी भी डाउनलोड कर सकते हो। 3B की भी पूरी साल की समरी डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके से तैयार हो जीएसटी R9 फाइल करने के लिए। हम इस टेबल को तो बाद में देखेंगे कि हमारे जीएसटी R9 के टेबल में ऑटो पॉपुलेटेड कौन कौन सा डाटा आया, कैसे आया है, इसको तो हम बाद में मैच करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को तैयार करो, किस तरीके से इस पे वर्किंग करके पूरा डेटा अपने आप को खुद तैयार करना है। उसके बाद हम जीएसटी R9 में आएंगे और उसके लिए हमें पूरे अपने अकाउंट ऑफ बुक को रेडी करना पड़ेगा। मैं सब बताऊंगा आपको किस तरीके से आप अपने अकाउंट ऑफ बुक को जीएसटी R9 के लिए तैयार करोगे। तो जीएसटी R9 को फाइल करने से पहले इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम उस पर डिस्कस करते हैं, आपको उस बेसिक पॉइंट को बताता हूं, इसके बाद आगे हम एक एक प्रोसेस देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जीएसटी R9 के बारे में मैं आपको बता दूं। जीएसटी R9 आपका एक एनुअल रिटर्न है। जिस भी ईयर का आप जीएसटी R9 लगाओगे, पूरे साल का इकट्ठा समरी आपको इसमें देना होता है और यह नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको जीएसटी R9 फाइल करना होगा। जीएसटी R9 में होता क्या है, पहले से इसमें क्या होता है दोस्तों। जीएसटी R9 ऑटो ड्राफ्ट सेल और परचेज मतलब आईटीसी। आपने अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो आपने जीएसटी R1 फाइल किया है,
जो आपने GSTR3 भी फाइल किया है उसका सारा डेटा GSTR9 में ऑटोमेटिक आ जाता है। और यह डिटेल कहाँ से? GSTR1 से आपका जो आउटवार्ड सप्लाई आप डिक्लेयर करते हो उसमें आ जाता है। GSTR3B में जो आउटवार्ड के सामने आप पेमेंट करते हो, 3B में जो लायबिलिटी दिखा के पेमेंट करते हो, R1 का और GSTR3B का पूरा डेटा आपके GSTR9 में पहले से आ जाता है। अब आपको क्या करना है, तो GSTR9 में आपको करेक्ट डिटेल इंटर करना है, क्योंकि आपका GSTR9 जो है फाइनल रिटर्न है पूरे साल का। अगर मान लीजिए आपने GSTR1 में या 3B में पूरे साल में कोई भी गलती भी किया होगा ना, तो उसको GSTR9 में ठीक करना है। आपके पास जो आपका फाइनल डेटा होगा, फाइनल डेटा आपके पास कौन सा होगा? आपका अकाउंट्स ऑफ बुक। अकाउंट्स ऑफ बुक के आधार पर आप डेटा एंट्री करोगे किसमें? GSTR9 में। आपका GSTR9 में क्या डाटा आया है, क्या उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले आपको अपने अकाउंट्स ऑफ बुक के आधार पर ही GSTR9 को ठीक करना है। ऐसा नहीं कि GSTR9 में जो डेटा आ रहा है आप यह चाहो कि GSTR9 में जो डेटा है वो डेटा अपने अकाउंट्स ऑफ बुक में ठीक करना है। नहीं, आपको अपने अकाउंट्स ऑफ बुक को नहीं ठीक करना है। आपके अकाउंट्स ऑफ बुक में जो डेटा है वह आपका फाइनल डेटा होगा। अकाउंट्स ऑफ बुक के आधार पर आपको GSTR9 में चेंजिंग करनी होगी, क्योंकि आपका जो अकाउंट्स ऑफ बुक है, आपको जानते हो IT का ऑडिट होता है, आपका इनकम टैक्स का ऑडिट हो चुका है, आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट रेडी है। जब आपकी बैलेंस शीट तैयार हो गई, इनकम टैक्स का ऑडिट हो चुका है, तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डेटा होगा, यानी कि जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डेटा होगा वह डेटा आपका फाइनल माना जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आपका सेल परचेज होगा और GSTR9 में हमें अपना सेल परचेज को ही ओके करना है कि हमारी सेल्स कितनी हुई, लायबिलिटी कितनी हुई। परचेज से मतलब हमारा इनपुट कितना आया, वही चीज हमें GSTR9 में ठीक करना है। और यह चीज आपको आपके कहां से बुक मिलेगा? P&L अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब आपका जो बुक है ना वो लॉक है। अब आपके बुक में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता उस डाटा के साथ, क्योंकि आपका ऑडिट हो चुका है। इसलिए जो आपका अकाउंट ऑफ बुक होगा वह आपका उस ईयर का फाइनल डेटा माना जाएगा। आपको इसी फाइनल डेटा को GSTR9 से मैच करना है। अगर GSTR9 में कुछ एंट्री ऊपर नीचे है तो आपको अपने अकाउंट ऑफ बुक के आधार पर GSTR9 में चेंज करना होगा, ना कि अपने बुक्स में। इस चीज को ध्यान रखना। आपके बुक्स में जो भी है उस फाइनेंशियल ईयर में जो आपका ऑडिट हो गया है, जो अमाउंट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहा है वह अमाउंट आपके GSTR9 में दिखना चाहिए। क्लियर? जैसे आपके अकाउंट ऑफ बुक में जो आपका बुक है उसमें 10 लाख आ रहा है, आप 10 लाख की सेल दिखा रहे हो अपने अकाउंट ऑफ बुक में, एक एग्जांपल बता रहा हूं, और आपने GSTR9 में 11 लाख दिख रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि GSTR9 जो है आपके GSTR1 से और GSTR3B से ऑटोमेटिक वहां से डाटा आएगा। उस फाइनेंशियल में GSTR9 में जो आपने 1 में और 3B में जो भी फाइल किया हुआ 9 में आ जाएगा। लेकिन आपके अकाउंट ऑफ बुक में 10 लाख है, तो ये बताइए, आपके सामने यहाँ दो सीन दिख रहा है। आपका अकाउंट ऑफ बुक 10 लाख बोल रहा है और आपका GSTR9 11 लाख दिखा रहा है, तो आप क्या चेंज करोगे? अपने अकाउंट ऑफ बुक को चेंज करोगे या GSTR9 को चेंज करोगे? यहाँ ध्यान रखना, ये 11 लाख GSTR9 दिखा रहा है ना, तो बोल जाओ आपका ये 10 लाख बोल रहा है अकाउंट ऑफ बुक। आप अकाउंट ऑफ बुक के हिसाब से GSTR9 को चेंज कर दोगे, GSTR9 में 10 लाख दिखा दोगे। जब GSTR9 में आप 10 लाख दिखाओगे तो आपका अकाउंट ऑफ बुक और GSTR9 मैच होगा। इस चीज का ध्यान रखना। आपका GSTR9 में डेटा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ GSTR9 में क्या आया है क्या नहीं आया है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हम उसकी तैयारी करेंगे अपने बुक से, जो हमारा अकाउंट ऑफ बुक है पूरी तैयारी हम अपने अकाउंट ऑफ बुक से करेंगे। इस तरीके से अपने अकाउंट ऑफ बुक को रिकंसाइल करेंगे, पूरा प्रिपेयर कर लेंगे।
GSTR 9 में क्या हमें दिखाना, क्या कैसे दिखाना है, उसकी तैयारी हम पहले अपने अकाउंट ऑफ बुक को तैयार करने में कर लेंगे। एक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे अपने अकाउंट ऑफ बुक। उसको कैसे करना है उसको मैं आपको बताऊंगा, एकदम प्रैक्टिकल बताऊंगा कि आप अपने अकाउंट ऑफ बुक से कैसे तैयारी करोगे GSTR 9 के लिए। यहाँ ये मैटर क्लियर हुआ। आपके अकाउंट ऑफ बुक में जो डेटा है वही डेटा आपको GSTR 9 में दिखाना है, ना कि GSTR 9 में जो है उसको अकाउंट ऑफ बुक में करना है। इस चीज का क्लियर रखना। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो डेटा आपके अकाउंट ऑफ बुक में दिख रहा है, जैसे भी दिख रहा है उस फाइनेंशियल ईयर की ट्रांजेक्शन में, वही डेटा आपके GSTR 9 में दिखना चाहिए। इतना क्लियर हुआ। और एक चीज और है, GSTR 9 में फाइनल डेटा करने के बाद अगर आपकी कोई टैक्स की लायबिलिटी आती है तो आपको PRC03 से पेमेंट करना होगा। कोई लायबिलिटी निकल रही है तो आप पेमेंट कर सकते हो GSTR 9 से, लेकिन GSTR 9 में आप कोई भी ITC क्लेम नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपका, जैसे मान लीजिए 22-23 की GSTR 9 लगाना है, तो 22-23 में ऐसे कुछ ITC थी जो हमने 22-23 में क्लेम नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट हमें छूट दिया है। अगर 22-23 की कोई ITC आपने क्लेम नहीं किया है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो अपना 30 नवंबर 2023 तक को आपको छूट दे रखा है कि आप 22-23 की कोई भी ITC आपसे छूट गई है, कोई भी गलती हो गई है, तो नेक्स्ट ईयर के 30 नवंबर तक आप उसको ठीक कर लो। अगर आपने नेक्स्ट ईयर के 30 नवंबर तक क्लेम कर लिया तो ठीक है, लेकिन अगर आपको यह पता चलता है कि आपने 30 नवंबर तक भी उसको नहीं क्लेम किया और GSTR 9 में आपको जाके फाइनल पता चल रहा है कि ये हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट छूट गया, तो क्या आप GSTR 9 में उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर पाओगे? तो पूरा क्लियर बता रहा हूं, आप नहीं कर पाओगे। वह ITC आपका लैप्स, वह ITC आपका लॉस, उसका आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। अब यहाँ देखिए, अगर आपके ऊपर लायबिलिटी आती है तब तो आपको टैक्स पेमेंट करने की छूट है, आप टैक्स पेमेंट करो, गवर्नमेंट को दे दो। लेकिन अगर गलती से आपने, गवर्नमेंट से आपको कुछ लेना था, आपने गलती से नहीं लिया और पूरा सिस्टम ऑडिट होने के बाद पता चलता है कि आपको यहाँ भी गवर्नमेंट से लेना है, आपको ITC क्लेम करना, तो बोल दिया नहीं, आप ITC क्लेम नहीं कर सकते। देने को तो दे सकते हो लेकिन ले नहीं सकते हो। क्या चीज क्लियर हुआ 9 का? और GSTR 9 में एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, जब हम GSTR 9 फाइल करते हैं, जब GSTR 9 पे वर्किंग करते हैं, मान लीजिए अभी मैं फाइल करूंगा GSTR 9 फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, 22-23 करंट फाइनेंशियल का। आपको इसके लिए ना नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का डाटा, नेक्स्ट फाइनेंशियल डाटा कौन सा होगा आपका 23-24। प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल डाटा, प्रीवियस ईयर कौन सा होगा आपका 21-22। तो आपको करंट ईयर का 22-23 की GSTR 9 फाइल करने के लिए आपको 21-22 का भी डाटा इफेक्ट करेगा, 23-24 का भी डाटा इफेक्ट करेगा आपके करंट ईयर में जिसका आप GSTR 9 फाइल करोगे। इस चीज का ध्यान रखना। GSTR 9 में इसीलिए तो सिरदर्दी होती है कि आपको कई तरीके का एडजस्टमेंट, कई तरह की पूरा आपको माथापच्ची बिल्कुल खूब अच्छी तरीके से करना पड़ता है GSTR 9 में। इसीलिए GSTR 9 को लोग टफ मानते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, टफ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज ऐसे क्लियर करते हुए चलूंगा कि आपको टफ नहीं लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। मैंने यहाँ आपको एक चार्ट बना रखा है, प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर 21-22 दिखा रहा हूं, करंट ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर या ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर मैं आगे अभी आपको जब डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा तो वहां ये सब यूज होंगे, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर या करंट फाइनेंशियल ईयर या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं, अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जब भी वहां शब्द आएगा तो आप यह समझना कि 21-22 प्रीवियस फाइनेंशियल अपना पीछे का फाइनेंशियल ईयर होगा। और करंट फाइनेंशियल जब बोलूंगा तो करंट मतलब यह क्लियर हो जाएगा 22-23, यानी कि जिसका हम GSTR 9 फाइल कर रहे हैं उसके लिए हम करंट फाइनेंशियल ईयर या ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 23-24,
22-23 का नेक्स्ट कौन सा होगा, 23-24, और प्रीवियस कौन सा होगा, 21-22। क्योंकि इस करंट फाइनेंस ईयर में ना 30-22 का भी डेटा, 23-24 का भी डेटा इफेक्ट करेगा। मैं इन 21-22 का और 23-24 के डाटा को भी टच करना पड़ेगा। किसके लिए, 22-23 की 9 को फाइल करने के लिए। वह कैसे होगा, कब होगा, इन सब चीजों को मैं एकदम फॉर्मेट में आपको बताऊंगा। क्या क्लियर हुआ? आप क्या मान के चलिए कि आप 22-23 की डाटा तैयार रखना है, और साथ में आपने 23-24 में क्या आईटीसी क्लेम किया, क्या टैक्स पे किया, वो भी तैयार रखना है। ठीक है, एक चीज मैं आपको यहाँ क्लियर बता दूं, सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यानी कि हम 22-23 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं 9। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, 30-22। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का डाटा एंट्री करने के लिए जीएसटीआर 9 में अलग से कोई टेबल नहीं है। अगर आपका यह सवाल आए कि सर जी 22-23 के जीएसटीआर 9 में हमने 21-22 का जो सेल किया था वह कहाँ एंट्री होगा, प्रीवियस फाइनेंशियल का डेटा कहाँ एंट्री होगा, तो इसका जवाब यह है, इस चीज को नोट रखना कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के डाटा को अलग से दिखाने के लिए, उसका एंट्री अलग से करने के लिए जीएसटीआर 9 में कोई टेबल नहीं है। हाँ, सिर्फ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के डाटा का हम एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करने में और डेटा एंट्री करने में फर्क होता है, अंतर होता है। डाटा एंट्री करने का मतलब एक सेपरेट जगह बता देंगे कि आपको प्रीवियस का डाटा एंट्री यहाँ कर देना जो आपने प्रीवियस फाइनेंशियल किया है, लेकिन ऐसा इसके लिए सेपरेट अलग से कोई टेबल जीएसटीआर 9 में नहीं है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के डाटा के लिए। हाँ, प्रीवियस फाइनेंशियल का जो डाटा इफेक्ट करेगा ना, उसका हम एडजस्टमेंट करेंगे। उसको एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, कब करेंगे, उस चीज को हम आगे आपको बताऊंगा। उसको पूरा एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि जीएसटीआर 9 जिसको लगता है कि यह सबसे टफ रिटर्न है, बहुत कठिन है, अक्सर लोग जीएसटीआर 9 खुद नहीं फाइल करते हैं। वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए से फाइल करवाते हैं, या जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं जीएसटीआर 9 उनसे फाइल करवाते हैं, खुद नहीं फाइल करते, डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जीएसटीआर 9 एक फाइनल रिटर्न है, इसमें गलती हो जाएगी तो नोटिस आ जाएगा। मैं क्यों डरना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं सिखा रहा हूँ, और मैं आपको बोलूंगा कि मेरे एक एक पॉइंट को आप नोट करना, और आगे मैं जिस फॉर्मेट में आपको जिस तरीके से समझाऊंगा, आप बिल्कुल इसी फॉर्मेट में वर्किंग करना। पक्का आपका जीएसटीआर 9 में आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना, पक्का बढ़ेगा। तो मुझे आपका कॉन्फिडेंस पूरा बढ़ाना है। और एक चीज मैं यह भी क्लियर कर दूं, जब आप खुद से बगैर किसी की हेल्प के अपना जीएसटीआर 9 खुद फाइल करोगे ना, अपना अकाउंट का बुक और जीएसटीआर 9 को मैच कर दोगे, पूरा डाटा ओके करने के बाद जीएसटीआर 9 में ओटीपी डाल के फाइल कर दोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। आप जीएसटी में अपने आप को कुछ समझोगे, क्योंकि जीएसटीआर 9 इस तरीके की रिटर्न है जीएसटी में, इसीलिए जीएसटीआर 9 को सब हाथ नहीं लगाते, इसको कठिन मानते हैं। लेकिन मेरा पूरा का पूरा कोशिश है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, मेरी वीडियो को देख रहे हो, मैं पूरा 110% कोशिश करूंगा आप जीएसटीआर 9 को अच्छी तरीके से समझो, और बिना किसी गलती के आप फाइनल जीएसटीआर 9 फाइल करो, क्योंकि मैं आपको उस तरीके से, उस लेवल से स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को समझाने वाला हूं। आप बिल्कुल नए हो, मैंने वर्ड यूज किया, आप बिल्कुल नए हो, फिर भी आपको जीएसटीआर 9 सीखना है और फाइल करना है, मेरी पूरी कोशिश होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्लियर हुआ कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का डाटा एंट्री करने के लिए कोई अलग से टेबल आपको नहीं होगी, उसका हम एडजस्टमेंट। अभी मैंने आपको दिखाया था जीएसटीआर 9 की टेबल। जैसे जब आप जीएसटीआर 9 की टेबल ओपन करेंगे, आप ये देखिए जीएसटीआर 9 का टेबल, 4 टेबल से लेकर 19 टेबल, इतनी टेबल है, आदमी इसको देखकर ही कंफ्यूज हो जाता है
इतनी सारी टेबल है, इस टेबल में कौन कौन सा डाटा देना है, कौन सी डिटेल देना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन टेबल को देख के आप बिल्कुल मत घबराओ। अभी इन टेबल को मैं बिल्कुल शॉर्ट में कर दूंगा, हर एक टेबल का बेसिक शॉर्ट में कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको सभी टेबल्स के बारे में ही बता दूंगा, उसके बाद जो है इसके अंदर जाएंगे एक एक टेबल के अंदर, फिर उसके डाटा को हम सर्च करेंगे, एडिट करेंगे। कैसे करेंगे? हम अपने अकाउंट ऑफ बुक के आधार पर, और मैं आपको अकाउंट ऑफ बुक को किस तरीके से तैयार करना होगा वह भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको, चलिए इन जो इतने सारी टेबल्स आपको दिख रहा है ना, इनको मैं सॉर्ट कर देता हूं। आपको इस टेबल का एक बार मतलब मैं समझा देता हूं। जब एक बार इस टेबल का मतलब समझ जाओगे, फिर आगे इन टेबल को काम करने में और इजी हो जाएगा। तो इन टेबल का मतलब 4 नंबर टेबल से 19 नंबर टेबल तक है। अब इन सभी टेबल का एक बार मैं आपको बेसिक बता देता हूं, इसके बाद इसमें आएंगे टेबल के अंदर। दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल्स की डिटेल। अब इसमें हमारा क्या होगा, GSTR9 में हमें अपनी सेल्स की, परचेज की ट्रांजैक्शन करनी है कि हमने सेल्स किया है। परचेज से मतलब जो हमने हमारी ITC है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल्स डिटेल की टेबल। तो हमें किस किस टेबल में सिर्फ और सिर्फ हमारी सेल्स की डिटेल होगी। कोई हर टेबल को याद करना है, पहचान लेना है, जिससे आपको, मैं ऐसा चाहूंगा कि आपको टेबल याद हो जाए GST9 की, कौन सी टेबल आपका नाम लेती है, आपको पता है इस टेबल में यह डाटा जाएगा या इस चीज की टेबल है। मैं इस तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सेल्स डिटेल की टेबल कौन सी है। तो सेल्स डिटेल की टेबल आपके सामने मैंने यह लिख रखा है, ये देखिए, टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 10, टेबल नंबर 11। ये 1 2 3 4, ये 4 टेबल जो है आपकी सेल्स डिटेल की होगी। क्या चीज क्लियर करो, टेबल नंबर 4, 5, 10, 11, 4, 5, 10, 11, ये 4 टेबल आपकी सेल्स की डिटेल होगी। क्या तो मैटर क्लियर हुआ? जो आपकी सेल्स की डिटेल होगी, आउटवर्ड डिटेल होगी, वह टेबल नंबर 4, 5, 10, 11 में करना होगा। अब टेबल नंबर 4 में क्या आ जाएगा? टेबल नंबर 4 में सेल्स से रिलेटेड डाटा सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर का होगा। मैंने आपको बताया करंट फाइनेंशियल ईयर, कि जिस फाइनेंशियल ईयर का आप GSTR3 भी तैयार कर रहे हैं। और इस टेबल में GSTR9 के आपके पहले से डाटा आया होगा। वह डाटा कहां से आया होगा? वह डाटा आपके GSTR1 से आया होगा, क्योंकि आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो GSTR1 फाइल किया है, जो आपने अपनी आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है, टैक्सेबल सप्लाई दिखाई है, वह पूरा GSTR1 से आपके टेबल नंबर 4 में आ जाएगा। क्या क्लियर हुआ? GSTR में टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 4 में आपकी करंट फाइनेंशियल ईयर की, करंट फाइनेंशियल मतलब जिस ईयर की आप GSTR9 फाइल कर रहे हो, उसका डेटा 4 में आएगा। कौन सा डेटा? टैक्सेबल डेटा, जिसपे आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनेगी, तो आपके टैक्सेबल अमाउंट होंगे। ओके। और टेबल नंबर 5, इसमें भी सेल्स की डिटेल जाएगी, यह भी सेल्स से रिलेटेड है, इसमें भी करंट फाइनेंशियल ईयर का डेटा होगा, यह भी GSTR1 से आएगा, लेकिन इसमें कौन सा डेटा आएगा? जो कि जिसके ऊपर आपका टैक्स नहीं बनता है। ऐसे भी सप्लाई आपने किया होगा कि जिस पर आपको टैक्स ना पेमेंट किया हो, नील रिलेटेड हो, एग्जेम्प्ट हो, नॉन GST हो, या आपने सप्लाई दी है, आपके ऊपर GST की लायबिलिटी नहीं आती है, सामने जैसे आप किसी के नाम का इनवॉइस बना देते हो RCM में, तो वह टैक्स की लायबिलिटी किसके ऊपर चली जाती है? जो रिसीव करता है, उसका टैक्स का पेमेंट करता हुआ RCM में, तो आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आएगी नहीं, आपका टैक्सेबल अमाउंट हुआ नहीं। तो आप उस तरीके की जो सेल होगी वह किस में दिखाओगे? टेबल नंबर 5 में। टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5 क्लियर हुआ? या करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए है, उस फाइनेंशियल ईयर, उसके दौरान उस फाइनेंशियल ईयर में जितना ट्रांजेक्शन आपने किया है, चाहे टैक्सेबल हो चाहे नॉन टैक्सेबल हो, वह डिटेल आपके 4 में और 5 में आ जाएगी। अब टेबल नंबर 10, या भी सेल्स से रिलेटेड है, इसमें आपका जो करंट ईयर का सेल्स होगा
अगर ऐसा कोई सेल्स है, करंट ईयर का सेल्स तो है, करंट ईयर के सेल्स के रेफरेंस में आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उस सेल को बढ़ाया होगा, मान लीजिए अमेंडमेंट करके सेल को बढ़ाया हो, डेबिट क्रेडिट नोट के द्वारा, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन आपने किया हो, अमेंडमेंट किया हो, डेबिट क्रेडिट नोट किया हो, कुछ भी किया हो, क्लियर समझो। टेबल नंबर 10 में आपने करंट फाइनेंशियल ईयर के रेफरेंस में जो सेल्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अब करंट फाइनेंशियल ईयर 22-23 और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 23-24, मतलब सेल तो 22-23 की है, लेकिन उसको जो आपने 22-23 में नहीं दिखाया है, 22-23 के रेफरेंस में आपने उसको 23-24 में दिखाया है। उस तरीके की अगर उसको आपने 23-24 में दिखाया है तो उसका पेमेंट आपने 23-24 में किया होगा, 23-24 में किया होगा, R1 में भी आपके 23-24 में गया होगा, 3B में 23-24 में गया होगा, तो आपने उसका पूरा ट्रांजेक्शन 23-24 में कर दिया, लेकिन एक्चुअल में वह सेल आपकी करंट ईयर की थी। इस तरीके की अगर कोई सेल आपके पास होती है तो आप उसका एंट्री करेंगे टेबल नंबर 10 में। टेबल नंबर 10 मतलब क्लियर हुआ कि करंट फाइनेंशियल ईयर का सेल्स है, आपको उस सेल्स के रेफरेंस में उस सेल्स को आपने नेक्स्ट में बढ़ाया है, सेल्स को आगे आपने बढ़ाया है तो 10 में जाएगा। इसी तरीके से टेबल नंबर 11 है, यह भी सेल्स से रिलेटेड है, लेकिन इसमें क्या होगा, करंट फाइनेंशियल ईयर का कोई भी सेल आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में घटाया हो, ये भी हो सकता है, जब आप बढ़ा सकते हैं तो घटा भी तो सकते हैं, बढ़ाना घटाना दोनों हो सकता है। तो अगर बढ़ाना है तो टेबल नंबर 10, अगर घटाया है तो टेबल नंबर 11। तो अगर करंट फाइनेंशियल के रेफरेंस में आपने कोई भी सेल्स को आपने हटाया है, कहाँ उसको शो किया है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो वह डिटेल जाएगा टेबल नंबर 11। क्या क्लियर हुआ दोस्तों? सेल्स की डिटेल समझ में आ गया? 4, 5, 10, 11 लगभग अभी कुछ समझ में आया होगा, बाकी तो अभी जब वर्किंग करेंगे प्रैक्टिकल तो और भी क्लियर होगा। लेकिन 4 टेबल का तो मामला क्लियर हो गया ना, इतनी सारी टेबल दिख रही थी, उसमें से 4 टेबल का तो मैटर क्लियर हुआ। टेबल नंबर 4, 5, 10, 11 क्या किसकी है? सेल्स की डिटेल। ठीक है, अब जो चीज हम सेल्स करते हैं, सेल्स करेंगे तो उसका टैक्सेबल टैक्स बनेगा, सेल्स में टैक्सेबल अमाउंट आएगा, तो उस सेल्स का हम पेमेंट भी तो करते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज इस तरीके से टेबल बताऊंगा और इसी तरीके से ट्रांजेक्शन भी करवाऊंगा। अब हमने सेल्स समझ लिया, सेल्स की डेट, अब हमने जो सेल्स किया है इसका तो हम हमारे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी भी तो आएगी, टैक्स भी भरना होगा, तो उसको पेमेंट भी तो करेंगे। यहाँ तो हमने सेल्स दिखा दिया, अब इसका पेमेंट कहाँ करेंगे? अब हम देखेंगे कि पेमेंट रिलेटेड टेबल कौन सी है। सेल्स का तो समझ लिए, पेमेंट कहाँ दिखाएंगे? अब यहाँ जो दिखाएंगे इसकी बनेगा लायबिलिटी, कहाँ पेमेंट करेंगे, या इसमें जो आएगा उसको कहाँ करेंगे, या इसमें जो हमारी लायबिलिटी बनेगी उसको पेमेंट कहाँ दिखाएंगे, या यहाँ से जो लायबिलिटी कम होगी उसको, इन चीजों का अब पेमेंट का एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे? आइए देखते हैं पेमेंट की डिटेल। सेल्स के सामने जो भी हमारा पेमेंट बन रहा है उसकी डिटेल देखते हैं, हमने किस टेबल में उसका पेमेंट डालेंगे। पेमेंट के लिए है टेबल नंबर 9। टेबल नंबर 9 में कौन सी पेमेंट हमें करनी होगी? टेबल नंबर 9 में जो आप टेबल नंबर 4 में सिर्फ दिखाओगे, जो सप्लाई टैक्सेबल अमाउंट यहाँ दिखाओगे, कहाँ? टेबल नंबर 4 में, उसका पेमेंट हमें करना है टेबल नंबर 9 में। टेबल 4 में जो भी टैक्सेबल आएगा उसका पेमेंट हम करेंगे टेबल नंबर 9 में। टेबल नंबर 9 में भी पूरा एक डेटा तैयार रहता है खुद से GSTR 9 में, और टेबल नंबर 9 में डेटा कहाँ से आता है? GSTR 3B से। GSTR 3B का डेटा टेबल नंबर 9 में आएगा। GSTR 3B में आप क्या करते हो? GSTR 3B में आप जो R1 में दिखाते हो अपनी सप्लाई, तो सप्लाई को टैक्सेबल वैल्यू को दिखाते हो 3B में और उसका टैक्स पेमेंट करते हो। तो GS टेबल नंबर 9 में यही चीज आएगा कि आपने जो टेबल नंबर 4 में जो टैक्सेबल सप्लाई दिखाई है उसका जो टैक्स बनता है आपने उसका पेमेंट कैसे किया, वह करेंगे कहाँ? टेबल नंबर 9 में। टेबल नंबर 9 का मैटर क्लियर हो गया। जो भी आपकी टेबल नंबर 4 में टैक्सेबल सप्लाई बनेगी
उसका पेमेंट हम टेबल नंबर 9 में। क्या भी क्लियर हुआ? अब यहाँ पे टेबल नंबर 5 है। टेबल नंबर 5 में तो जो भी सप्लाई होगी वह टैक्सेबल है ही नहीं, तो टैक्स फ्री रहेगी, उस पर टैक्स लगना ही नहीं है, तो उसका पेमेंट हमें करना ही नहीं है। क्लियर? तो टैक्सेबल पेमेंट अपना टेबल नंबर 4 में आएगा। तो 4 और 5 को टोटल टर्नओवर के लिए आपको 4 और 5 को प्लस करना पड़ेगा। भले ही 5 वाली टेबल में जो है आपका वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, लेकिन टर्नओवर में तो आपके इंक्लूड होगा ना, आपके अकाउंट्स और बुक में टर्नओवर पूरा दिखाएगा। तो 5 को टर्नओवर के लिए हमें उसकी सेल्स को देना पड़ेगा, लेकिन टैक्सेबल जो सप्लाई आएगी वह 4 से आएगी। 4 की जो टैक्सेबल सप्लाई होगी वह टेबल नंबर 9 में पेमेंट होगी। अब यहाँ हमने दिखाया कि टेबल नंबर 10 और 11 में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो आपने दिखाया है सेल बढ़ाया है, सेल बढ़ाया तो उसका टैक्स पेमेंट क्या होगा। तो टेबल नंबर 10 में जो सेल बढ़ाया है और पेमेंट किया है उसका आप दिखाएंगे टेबल नंबर 14 में, और अगर टेबल नंबर 11 में आपने सेल्स को घटाया है तो वह भी दिखेगा टेबल नंबर 14 में। तो टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11 का टैक्स प्लस माइनस जो भी लायबिलिटी बढ़ाना घटाना होगा वह टेबल नंबर 14 में। तो यह क्लियर हो गया। टेबल सेल्स की डिटेल 4, 5, 10, 11 में सेल्स की डिटेल और इसकी पेमेंट टेबल नंबर 9 में, टेबल नंबर 14 में। जितना हमने टेबल सेल्स की बताई इनकी सबकी पेमेंट का भी टेबल बता दिया। यहाँ सेल्स करो, यहाँ पेमेंट करो। ये सारी टेबल क्लियर हो गई। अब आगे हम देखते हैं, ये तो सेल्स का आपने सप्लाई दिखाई और टैक्स की पेमेंट कर दिया, उसकी टेबल समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि परचेज भी होगा आपका। परचेज से मतलब जो आपका आईटीसी की टेबल है। आईटीसी की कौन कौन सी टेबल है? आपका टेबल नंबर 6 आईटीसी का है। इस टेबल में करंट ईयर का पूरा आईटीसी दिखाएंगे। टेबल नंबर 7 यह भी आईटीसी का टेबल है, इसमें करंट ईयर का पूरा आईटीसी दिखाएंगे। लेकिन 6 में क्या दिखाएंगे, 7 में जब टेबल नंबर 6 और 7 को डिटेल में हम समझेंगे वहाँ इस चीज को क्लियर करेंगे। टेबल को एक मोटे तरीके से टेबल को पहचान लो। टेबल नंबर 6 आईटीसी का, टेबल नंबर 7 आपका आईटीसी का, टेबल नंबर 12 करंट ईयर का जो भी आईटीसी आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लिया हो तो इसमें दिखाएंगे टेबल नंबर 12 में। टेबल नंबर 13 भी, ये भी आईटीसी रिलेटेड है। इस टेबल में भी करंट ईयर का जो भी आईटीसी आपने नेक्स्ट ईयर में लिया है उसको दिखाएंगे। क्लियर हुआ? टेबल नंबर 8 यह जो है ना आईटीसी का फाइनल टेबल है। सारी वर्किंग आपके टेबल नंबर 8 में डिपेंड। टेबल नंबर 8 आपका गलत होना चाहिए। आप जितना ऊपर खाबड़ करोगे, जितना प्लस माइनस करोगे ना, आपका जो टेबल नंबर 8 होगा यह फाइनल डेटा होगा, एकदम क्लीन फ्रेश, इसमें आप कुछ नहीं। आपकी सारी ट्रांजेक्शन आईटीसी टेबल नंबर 8 से मैच होना चाहिए। टेबल नंबर 8 को हम समझेंगे, टेबल नंबर 8 को सबसे लास्ट में समझेंगे, क्योंकि सारी वर्किंग करने के बाद जब हमारा फाइनल करना होगा तो हम टेबल नंबर 8 को समझेंगे। इसके बाद आपके पास आती है जो आप आउटवर्ड सप्लाई करते हो, जिसका GSTR 9 फाइल करते हो, उसमें आप सेल्स सेशन वाइज डिटेल भी GSTR 1 में देते हो ना, सेल्स की डिटेल है, तो वही डिटेल पूरे साल का आपको टेबल नंबर 17 में देना है। टेबल नंबर 17 में आपने जो भी आउटवर्ड सप्लाई किया HSN वाइज समरी डिटेल 17 में जाएगा। उसके बाद आपका 19 नंबर टेबल। 19 नंबर टेबल में अगर कोई लेट फीस का पेबल है उसका पेमेंट 19 नंबर टेबल में आप दिखाएंगे लेट फीस के लिए। अब बच क्या गया? अदर टेबल में जो बच गए, टेबल नंबर 15, टेबल नंबर 16, टेबल नंबर 18, यह 3 टेबल अभी आपका बचा हुआ है और यह तीनों टेबल ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है कि आपको ये 3 टेबल फाइल करना है, ऑप्शनल है। लेकिन इन टेबल को हम समझेंगे, भले ऑप्शनल है लेकिन मेन टेबल थी मैंने आपको पूरा बता दिया, और ये 3 टेबल जो है ऑप्शनल है, फिर भी हम इसको समझेंगे। लेकिन ऑप्शनल कोई जरूरी नहीं है आपको इसको फाइल करना है, बहुत सारे डेटा होगा इसमें। जब ऑप्शनल है तो पहले से हमको इतनी फाइल करने में मगजमारी है, ऑप्शनल अब इसको साइड में करते हैं, बाद में इसको भी मैं आपको बताऊंगा, ऑप्शनल बताऊंगा। तो यहाँ यह देखा गया कि आपका पूरा का पूरा GSTR 9 का मैंने टेबल आपको बता दिया, मतलब वो आप पूरा टेबल समझ गए होंगे। में हमारा सेल्स और परचेज है, तो सेल्स और परचेज से रिलेटेड सारी टेबलें हैं, उनके बारे में आप समझ गए। अब हम चलते हैं कि अब एंट्री करते हैं अपने GSTR 9 को देखते हैं।
और एक एक टेबल वाइज। सबसे पहले हम टेबल कवर करेंगे किसको, टेबल नंबर 4 को। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब आप GSTR9 में एंट्री करेंगे ना, तो इसमें आपको अपने पूरा डाटा तैयार करना पड़ेगा। अकाउंट स्टाफ बुक को, सबसे पहले आप अपने अकाउंट स्टाफ बुक को रेडी कर लो। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा एक एग्जांपल दे देता हूँ। हमें चलना है टेबल नंबर 4 में, टेबल नंबर 4 में एंट्री करना है। तो इसके लिए आपको मैं एक फॉर्मेट देता हूँ कि आप अपने अकाउंट स्टाफ बुक को कैसे मेंटेन करेंगे, किस तरीके से उसको रेडी करेंगे। मैं आपको देखिए, आप इस तरीके से एक वर्किंग कीजिए। वहाँ यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आपको पूरे साल का 3B का समरी आपको मिल जाएगा, पूरे साल का R1 का समरी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने पूरे साल का यहाँ ले लिया, अपने आपके अकाउंट आप बुक में कुछ और है, यहाँ कुछ और है, अगर डिफरेंस आ रहा है तो आपको तो ढूंढना पड़ेगा कि यह डिफरेंस कहाँ से आया, कब आया, किस मंथ में आया, क्यों आया। उसके लिए आपको वर्किंग तो करनी पड़ेगी। तो GSTR9 को अगर आपको फाइल करना है तो उस तरीके की वर्किंग आप पहले से कीजिए, जिससे आपका पॉइंट टू पॉइंट एक एक गलती को आप खुद ही पकड़ लो कि ये गलती हुई है, तो ढूंढ के पूरा चीज तैयार कर लो। उसके बाद इसमें हम सिर्फ एंट्री का काम करेंगे। हमारे पास फाइनल डाटा होगा, उसके बाद हम इसमें एंट्री। उसके लिए जिस फाइनेंशियल का आपको GSTR9 लगानी है, जैसे फाइनेंशियल बाय स्टेट, सबसे पहले हम सेल्स को कवर करेंगे, ITC को बाद में। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सीरियल वाइज चलेंगे। पहले हम सेल्स का डिटेल तैयार करेंगे, आउट ऑफ सप्लाई, और उसका पेमेंट कैसे किया है उसको सेल और उसका पेमेंट करेंगे। इसके बाद फिर ITC पे चलेंगे। ओके, अब जिस ईयर का आप GSTR9 लगा रहे हो, मान लीजिए हम यहाँ GSTR9 फाइल करने जा रहे हैं, किसका, फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 का। 22 और 23 का सबसे पहले आप अपने अकाउंट स्टाफ बुक इस तरीके से फॉर्मेट निकालो। अपने अकाउंट स्टाफ बुक का डाटा पहले से आराम से एक्सपोर्ट हो जाएगा एक्सेल में। मंथली वाइज बना लो, जैसे अप्रैल टू मार्च पूरे साल का कितना टैक्सेबल है, टैक्सेबल अमाउंट, उस पर IGST कितना बन रहा है, CGST कितना है, SGST कितना है। ये देखो आपका ये अकाउंट स्टाफ बुक है। अकाउंट स्टाफ बुक में आपका टोटल 22-23 में जितना भी टैक्सेबल ट्रांजेक्शन हुई है, 22-23 की जो आपकी बैलेंस शीट में और ईयर अकाउंट में शो हो रही है, आपके अकाउंट स्टाफ बुक में जो शो रही है, मान लीजिए 22 लाख शो हो रही है, ठीक है। तो यह 22 लाख आपका टैक्सेबल अमाउंट माना जाएगा। 22-23 का इतना आपका इस सेल्स के सामने ये आपका टैक्स है। ये आपका फॉर्मेट तैयार हो गया अकाउंट स्टाफ बुक का। इसी तरीके से आप पहले मैच करो अपने अकाउंट स्टाफ बुक को GSTR3B से, क्योंकि जो भी आपकी सेल्स होगी, टैक्सेबल सेल आपकी 4 में जाएगी और उसका पेमेंट आप करोगे 9 में। तो जो सेल आपकी 4 में जाएगी, 9 में पेमेंट करोगे। 9 कहाँ से बनता है, 3 GSTR3B से बनता है। जो आपने टैक्सेबल सप्लाई दिखाई है उसका पेमेंट आपने 3B से किया है, तो आप पहले अकाउंट स्टाफ बुक को अपने 3B से मैच कर लो। इसी तरीके से पूरे साल में आपने किस मंथ में कितना टैक्सेबल सप्लाई दिखाई है, कितना टैक्स बनता है, 3B का डाटा मैच कर लो। और यहाँ सामने एक फार्मूला लगा दो डिफरेंस का। अब यहाँ पर आप अकाउंट स्टाफ बुक का डाटा एंट्री किया, यहाँ पर मंथली वाइज 3B का डाटा एंट्री किया, और यहाँ आपने फार्मूला लगा दिया डिफरेंस का। आपके बुक में क्या है दिखाया है माइनस, आपने 3B में क्या दिखाया है, तो डिफरेंस जो प्लस माइनस होगा यहाँ आपको बताएगा। इससे आपके पूरे साल का आपकी अगर कोई लायबिलिटी भी निकल रही है कि आपने अपने अकाउंट स्टाफ बुक में पेमेंट दिखा दिया है, सेल दिखा दिया है, और उसका आपने GSTR3B में पेमेंट नहीं किया है, तो यह लायबिलिटी आपके 9 में भी आएगी। आप पहले से ही उसको पहचान लोगे, यहाँ यह लायबिलिटी है, तो यहाँ आपको डिफरेंस दिखा देगा कि यह डिफरेंस है। तो आप उस डिफरेंस को ढूंढोगे, ये डिफरेंस आया कहाँ से, कौन से महीने में आया, हमने क्या इसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर में किया है, कैसे किया है, तो आप इसका तैयारी अपने कर लोगे। इसी तरीके से आपने अपने अकाउंट स्टाफ बुक को GSTR3B से मैच करवा दिया। अब आप अपने GSTR1 को और GSTR3B को भी मैच कर लो कि आपने GSTR1 में क्या दिखाया और 3B में क्या दिखाया। यही सेम फॉर्मेट लगा दो, R1 का पूरा डेटा और 3B का पूरा डेटा लिख के यहाँ डिफरेंस लगा लो। अगर ऐसा कुछ सेल होगा कि आपने R1 में दिखा दिया है, सप्लाई तो R1 में दिखा दिया है, लेकिन 3B में नहीं दिखाया है, तो वो अभी लायबिलिटी आएगी।
का पेमेंट नहीं हुआ है। अगर R1 और 3 भी मैच हो गया है, ओके है। यहाँ पर आपका अकाउंट स्टाफ बुक 3 भी मैच हो गया, इस मतलब आपका अकाउंट स्टाफ बुक ओके है, 3 भी ओके है। और यहाँ पर GST R1 और 3 भी मैच हो गया, कोई डिफरेंस नहीं आया, ये आपका डाटा ओके है। इस तरीके से आप अपने बुक को तैयार करना GST R9 के लिए। क्लियर हुआ? यहाँ पर अभी कोई डिफरेंस नहीं आया है, सब कुछ ओके, सब कुछ ओके। 22 डेज की पूरी ट्रांजेक्शन ओके है। टैक्सेबल जो हमने बुक्स में है वो टैक्सेबल 3B में है, टैक्स पेमेंट हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं आया। जो सप्लाई हमने बुक्स में दिखाई है वो सप्लाई हमारे R1 में है, और वो सप्लाई हमने 3B में दिखा के टैक्स पेमेंट किया, कोई मिसमैच नहीं। तो क्लियर है? आगे हम ये भी समझेंगे डिफरेंस वाला भी मैटर। पहले सीधा सीधा रास्ता चलते हैं, उसके बाद डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकाल के उसको ठीक करेंगे। GST R9 इसीलिए इतना आसान नहीं है, टाइम लगेगा, पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। इसके फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। अब यह जो आपका अकाउंट्स ऑफ बुक का पूरे ईयर का टैक्सेबल सप्लाई है, क्या कहाँ जाएगा? इसकी टेबल होगी 4 की, लेकिन यहाँ पर आपका केवल टैक्सेबल सप्लाई है। यहाँ पर जो आपने RCM भी पेमेंट कर, RCM की भी लायबिलिटी है, लेकिन यहाँ RCM नहीं है। क्या तो क्लियर हुआ है टैक्सेबल सप्लाई इतना। अब आगे आप अपने पूरे साल का एक समरी तैयार कीजिए टोटल टर्नओवर निकालने के लिए। जैसे आप मान लीजिए टैक्सेबल सप्लाई भी करते हो, कुछ नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी करते हो, मिल रिलेटेड नॉन GST ऐसी भी कोई सप्लाई किया GST नहीं आपको भरना है, तो पूरा डिटेल तैयार करो कि आपने यहाँ रेट लगाओ कि 18% का या 5 जितनी टैक्सेबल उसका टैक्सेबल अमाउंट यहाँ टोटल लिख दो, टोटल कितना किया है। उसके बाद क्रेडिट नोट डेबिट नोट का यहाँ समरी तैयार कर लो। फिर यहाँ टोटल मान लीजिए, यहाँ मैंने दिखाया कि हमारी जो टोटल सेल है 24 लाख की थी, उसमें 2 लाख का हमने क्रेडिट नोट भी दिया है, तो 24 लाख में 2 लाख एडजस्ट होकर 22 लाख हमारा टैक्सेबल वैल्यू निकलता है। क्योंकि यहाँ पर हम जो डाटा तैयार करेंगे वह सब पूरा टैक्सेबल करेंगे, यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर वही डाटा हम करेंगे जिसपे हमारा टैक्स बनता है। बाकी समरी के लिए हमें एक डाटा अलग से तैयार कर लेंगे इस तरीके से, जैसे यहाँ दिखा दिया 22 लाख। अब पूरा डाटा आप तैयार करोगे, आपको कुछ लगता है कि इस 22 डेज के कुछ सेल्स को हमने, जब आप 22 डेज का रिकंसाइल करोगे तो आपको पकड़ में आएगा कि 22 डेज की आपने उसको डाटा कहाँ दिखाया, तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट फाइनेंशियल में दिखाया। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल कौन सा होगा? 23-24। मान लीजिए कि 22 डेज के एक सेल को आपने अमेंडमेंट किया, अपने सेल्स बढ़ा दिया। कहाँ बढ़ा दिया? 1 लाख का अमाउंट था, 22 डेज के फाइनेंशियल में ट्रांजेक्शन यही है, लेकिन इसके रेफरेंस में आपने 23-24 में ट्रांजेक्शन की, तो उसका भी आप उसका भी एक समरी तैयार कर लो, इस तरीके की जो ट्रांजेक्शन आपने किया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। इसके बाद सब मैच होता चला गया, ये भी मैच हो गया आपका। तो यहाँ सब पूरी सेल दिखाने के बाद जो क्रेडिट नोट डालना है, डेबिट नोट डालना है, सब एडजस्ट करने के बाद ये मैच हो गया। तो देखिए 22 लाख यहाँ पूरा सेल दिखाने के बाद क्रेडिट नोट की एंट्री करने के बाद आपका ये 22 लाख आ गया। अब आपको GST R9 में जिस फॉर्मेट में एंट्री करनी है उसका भी एक वर्किंग है, क्योंकि GST R9 में तो आपको B2B, B2C, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, RCM सब दिखाना है। तो इसलिए यहाँ आप एक तैयार करो, वैल्यू लिख दो, सप्लाई GST। अब आप B2B की कितनी सप्लाई है या आराम से आपके अकाउंट आप बुक से तो आपका टैली है वहां से निकल जाएगा। आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, GST R9 फाइल करने जा रहे हो, मेहनत तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी, ठीक है। आप B2B की पूरी सप्लाई निकाल लो, B2B का जो भी टैक्स निकाल, B2C की जो सप्लाई किया है वहाँ निकाल लो, सेल किया है। क्रेडिट नोट क्या था? 2 लाख का क्रेडिट नोट था, क्रेडिट नोट। अगर डेबिट नोट होता है तो यहाँ डेबिट नोट डाल देते, प्लस कर देता वैल्यू। अब आपने RCM का भी सप्लाई किया है, क्योंकि RCM का जो आपने इनवार्ड सप्लाई जो आपने लिया सप्लाई जिससे आपके ऊपर RCM का पेमेंट करने की लायबिलिटी आती है, उससे भी तो आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ आपने दिखा दो RCM में आपके ऊपर कितना टैक्स पेमेंट करना है, तो 3 लाख यहाँ हमने दिखा दिया कि RCM का इनवार्ड सप्लाई 3 लाख है, पर जो टैक्स बनता है भरना है। तो ये पूरा वर्किंग करने के बाद टेबल नंबर 4 आपका रेडी, टेबल नंबर 4 रेडी हो गया। टेबल नंबर 4 में ये 25 लाख टैक्सेबल अमाउंट आएगी, क्योंकि 22 लाख तो यहाँ आपने टोटल
सेल यहाँ दिखा रहा है, लेकिन 3 लाख इसमें ऐड हो गया, आरसीएम भी है। 3 लाख का टैक्स आरसीएम में पेमेंट करना पड़ेगा आपको, तो टैक्सेबल अमाउंट में 3 लाख ऐड होने के बाद 25 लाख टोटल आ गया। ये 25 लाख जो आया, ये टेबल नंबर 4 का अमाउंट आपका आ गया। और इसके सामने जो आपका टैक्स बनेगा, ये देखो 2,31,000, IGST है 90,000 C, 90,000 S। यहाँ आपका टैक्स बन रहा था 2,16,000 जो आपकी गुड्स की जो सप्लाई है, लेकिन 15,000 आपका ऐड हो गया आरसीएम वाला अमाउंट, इसलिए 2,31,000 आपका ये टेबल नंबर 4। आपको ये 25 लाख टेबल नंबर 4 में सप्लाई शो कर देना है, और उस पे जो टैक्सेबल जो टैक्स बन रहा है ये बन रहा है। अब ये तो आपने टेबल नंबर 4 में कर दिया, यही चीज आपका इसी का पेमेंट टेबल नंबर 9 में करना है। जो चीज आपने यहाँ दिखा दिया टेबल नंबर 4 में, उसकी लायबिलिटी आपको टेबल नंबर 9 में करनी है। ओके, चलिए अब इसको मैं आपको बताता हूँ, टेबल नंबर 4 को ओपन करता हूँ। आइए हम ओपन करते हैं टेबल नंबर 4 को। टेबल नंबर 4 आपने जब ओपन किया तो यहाँ सीधा सीधा मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल आप एडवांसेस। इसकी ये भी आप अपने अकाउंट का बुक में देख लेना, अगर एडवांसेस वाला कोई आपने टैक्स पेमेंट किया, अभी आपको बताऊंगा। इनवार्ड एंड आउटवार्ड, इनवार्ड मतलब वो बताया जो आरसीएम वाला, आपके ऊपर जो आरसीएम की लायबिलिटी आएगी पेमेंट करने की। इनवार्ड एंड आउटवार्ड सप्लाई ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर व्हिच इज पेबल, उस फाइनेंशियल ईयर में आपने जितना भी ट्रांजैक्शन किया है उसको यहाँ शो करना है। अब यहाँ देखिए क्या आ रहा है, B2C इनवाइस। अब यहाँ पर जो डेटा आएगा ना, ऑटोमेटिक यहाँ डेटा रहेगा, कहाँ से, GST R1 से यहाँ डेटा आएगा। अब आपको इस अमाउंट को अपने इससे मैच करना है, अकाउंट का बुक से। अगर 13 लाख B2, पहले कौन सा अमाउंट आया है, B2C, टेबल नंबर 4 पहले है B2C, तो आपका B2C कितना है, आपका B2C है 11 लाख। अगर 11 लाख वहाँ आया है तो ठीक है, ओके। अगर 11 लाख वहाँ नहीं दिख रहा तो आपको B2C में 11 लाख एंट्री, ओके, आपने वर्किंग कर रखा है। अब वहाँ केवल एंट्री करनी है अपनी आपको। B2C में जो भी टैक्सेबल अमाउंट बनता है उस फाइनेंशियल ईयर में जितनी ट्रांजेक्शन हुई तो B2C में एंट्री कर देंगे। जब हमने आपको GST R1 पढ़ाया था, वहाँ B2B B2C बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। अगर आपने R1 का नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो टेबल नंबर 4 के A में है B2C टैक्सेबल अमाउंट, आपने लिख दिया, ओके। आगे B2B, आपने B2B जितनी सप्लाई की है वह यहाँ आ गया, आपने वर्किंग कर रखा है, वहां से डाटा उठाओ, यहाँ एंट्री करते, अगर मैच है तो ओके है, नहीं आगे बढ़िए। अब यहाँ सी में जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एक्सेप्ट सप्लाई टू SEZ। यहाँ पर देखो जीरो रेटेड दिया हुआ। एक्सपोर्ट में आप दो तरीके की सप्लाई करते हो, एक तो टैक्स पेमेंट करके करते हो, एक विदाउट टैक्स पेमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ जो है आपका जो सप्लाई आपने एक्सपोर्ट किया है, अगर टैक्स पेमेंट करके किया है, टैक्सेबल किया है, तो यहाँ दिखाओगे। इसी तरीके से अगर SEZ की सप्लाई है, सप्लाई है, टैक्स वाली सप्लाई है, टैक्स पेमेंट किया है, तो यहाँ दिखाओगे। तो दिखा इतना आप समझ जाओगे। अगर डीम्ड एक्सपोर्ट है तो यहाँ दिखाओगे टैक्स। अब यहाँ एडवांस ऑन हुई टैक्स हैज बीन पेड बट इनवॉइस हैज नॉट बीन इश्यूड, इसका मतलब ये होगा जो कि A to E नॉट कवर हो रहा है। तो यहाँ सप्लाई आपने दिखाया A से E तक में कवर नहीं हुआ, मतलब आपने किसी पार्टी से पेमेंट किया और 31 मार्च फाइनेंशियल क्लोज, उसका बिल बनाया नहीं दिया, तो अगर आपने उसका एडवांस रिसीव किया और उसके एडवांस के बेस पे आपने टैक्स पेमेंट किया, इस तरीके कोई ट्रांजेक्शन है, आप उसका अमाउंट कितना टैक्सेबल है यहाँ दिखाओगे। यहाँ पर इनवार्ड सप्लाई ऑन हुई टैक्स इज हैज बीन टैक्स इज टू बी पेड ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस। आपने रिवर्स चार्ज के सामने जो लायबिलिटी बन रही थी, जैसे हमारी वहाँ रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी कितनी बन रही थी, 3 लाख, तो आप उस 3 लाख के ट्रांजेक्शन को यहाँ दिखा दोगे इनवार्ड रिवर्स चार्ज, इसका भी टैक्सेबल आ जाएगा। अब यहाँ टोटल आ गया A to G, A से लेकर G तक आपने जो ट्रांजेक्शन किया, तो यहाँ टोटल आ गया A to G।
ओके, इतनी सप्लाई पूरी आपने जो पूरा। अब नीचे अगर आपने क्रेडिट नोट बनाया है, जैसे हमने आपको यहाँ दिखाया कि हमने 2 लाख का क्रेडिट नोट बनाया है, टोटल हमने सेल दिखाया और 2 लाख का क्रेडिट नोट है, तो क्रेडिट नोट माइनस कर देगा। तो आप यहाँ दिखाओ क्रेडिट नोट की एंट्री, यहाँ आप क्रेडिट नोट का अमाउंट डाल दो। आई क्लियर हुआ? अगर आपने डेबिट नोट बनाया है तो आपका वैल्यू बढ़ा देगा, तो यहाँ आपको डेबिट नोट की एंट्री डाल देना है। अगर कोई अमेंडमेंट किया है, अमेंडमेंट करने से वैल्यू बढ़ी है तो जो प्लस हुआ है तो वो अमाउंट यहाँ डल जाएगा। आपका अकाउंट आपने जो तैयार किया हो तो वहाँ आपको दिखेगा। सप्लाई अमेंडमेंट, सप्लाई अमेंडमेंट से आपका माइनस हुआ है तो माइनस यहाँ दिख रही है। अब यहाँ टोटल आ गया आई टू एल, इसकी ट्रांजेक्शन जो आपने यहाँ से किया, आई से एल तक की ट्रांजेक्शन किया, प्लस माइनस होके उसका टोटल एम में आ गया। और यहाँ नीचे टोटल आ गया कौन सा, एच प्लस एम। एच कौन सा, ये ऊपर का जो आपने टेबल दिखाया, और एम कौन सा, एम जो आप डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, अमेंडमेंट से एडजस्टमेंट किया उसका टोटल जो आया। तो यहाँ एच प्लस एम बराबर टोटल। अब जो यहाँ पे टोटल आ गया आपका एच प्लस एम का, यह आपका टैक्सेबल क्लियर हो गया कि आपको जो आपने यहाँ टैक्सेबल सप्लाई दिखा दी, जितना आपने यहाँ टैक्स दिखा दिया एच प्लस एम में का टोटल, अभी आपका एक कंफर्म होगा कि ये पेमेंट आपको करनी है इस फाइनेंस ईयर में। और इसका पेमेंट हम कहाँ करेंगे, इसका पेमेंट हम करेंगे टेबल नंबर इसमें 9 में, क्योंकि यहाँ का पेमेंट हमने दिखाया था टेबल नंबर 9 में। ठीक है, अभी हम दिखा रहे हैं सप्लाई, दिखा रहे हैं टैक्सेबल। टेबल नंबर 4 क्लियर हो गया। इसी तरीके से अब आपका आता है कौन सा टेबल, टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 4 क्लियर, जो आप वहाँ ट्रांजेक्शन एंट्री करोगे, यहाँ ऊपर टैक्सेबल वैल्यू, IGST कितना आपने दिखाया, CGST कितना दिखाया, SGST कितना दिखाया, यहाँ टोटल आपको दिख जाएगा और आप अपने अकाउंट बुक से मैच कर लो। ओके, यहाँ आपने डिक्लेयर कर दिया। अब टेबल नंबर 5 पे आते हैं। टेबल नंबर 5 को ओपन कीजिए। अब हम ओपन करते हैं कौन सा, टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 5 में भी आपको उस फाइनेंशियल ईयर में, यानी उस करंट ईयर में आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया है, यानी कि उस वह कौन सी ट्रांजेक्शन जो टैक्सेबल नहीं है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई तो और में भी आपने बताया, लेकिन वहां जो है, जो आपको टैक्स पेमेंट करके करना होता था, वह सप्लाई देनी है। यहाँ विदाउट पेमेंट या ऐसी सप्लाई भी एक्सपोर्ट होती है जो विदाउट पेमेंट होती है। तो आपने विदाउट पेमेंट किया है, जिसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती है, तो ये देखो तो कालम ही बंद है। यहाँ जो भी आपकी चलोगी ना, इससे आपके ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। हाँ, आपके टोटल टर्नओवर में वो कैलकुलेट होगा, लेकिन टैक्स की लायबिलिटी यहाँ नहीं आएगी। कौन से टेबल से, टेबल नंबर 5 से। तो यहाँ दिखा दिए जीरो रेटेड वाला जो विदाउट पेमेंट है, उसी तरीके से SEZ विदाउट पेमेंट वाला। यहाँ पर जो है सी वाला कॉलम, सी वाला सबके लिए, जैसे ट्रांसपोर्ट लोग होते हैं, किसी के नाम के बिल बना दिया, टैक्स कुछ भरते ही नहीं है, सामने वाले के ऊपर RTM में लगा देते हैं, तो उनको भी टैक्स नहीं पेमेंट करना, लेकिन सप्लाई तो उन्होंने किया है, टर्नओवर में आएगा। तो उस तरीके का अमाउंट जो है यहाँ पे सी में जाएगा, 5 के सी में, जिसपे सामने वाले ने RTM में टैक्स पेमेंट किया है। क्लियर हुआ? एग्जेम्प्ट सप्लाई किया है, इस कॉलम में डालो। नील रेटेड नॉन GST सप्लाई, इस कॉलम में। तो यहाँ टोटल आ गया A to F का, यहाँ टोटल आ गया। इसी तरीके से अगर इनमें आपने कोई प्लस माइनस किया है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट करके घटाया बढ़ाया है, अमेंडमेंट करके घटाया बढ़ा है, तो उसकी अमाउंट यहाँ डाल देंगे, तो प्लस माइनस होके 5 का टोटल यहाँ आ जाएगा, टोटल यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका 4N का टोटल, जो टैक्सेबल टोटल था वह, और जो नॉन टैक्सेबल मतलब जिसपे टैक्स नहीं लगना है, लेकिन टर्नओवर में तो कैलकुलेट होगा, आपके अकाउंट आप बुक के टर्नओवर से भी मैच करना है। 4N में जो टोटल आया टैक्सेबल, और यहाँ जो है नॉन टैक्सेबल विदाउट टैक्स वाला है। तो 4N प्लस 5G माइनस 4G में आपने वहां 4G में क्या किया था, 4G में माइनस में करा, 4G में आपका या RCM का जो टैक्सेबल अमाउंट था, RCM पे जो आपने टैक्स पेमेंट किया था 4G में डाला था, ये 4G आपका
जो आरसीएम किया था 4G वाला कॉलम, यह आपके टर्नओवर में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ माइनस हो रहा है 5 में। देखिए टोटल 4N प्लस 5N माइनस 4G, आरसीएम का माइनस कर दो, ये टोटल जो अमाउंट यहाँ जाएगा आपका यह टोटल टर्नओवर। अगर आपने अपनी कोई भी सप्लाई जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल में घटाया बढ़ाया नहीं है तो यह फाइनल टर्नओवर माना जाएगा। अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल में कुछ ट्रांजेक्शन किया है तो वह जब 10/11 में एंट्री करोगे वहां जो आएगा वह टोटल माना जाएगा। लेकिन अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपकी कोई सप्लाई नहीं है इस ईयर के रिलेटेड तो आपका फाइनल टर्नओवर ये आ गया। अब इस तरीके से हम 10 और 11 को भी देख लेते हैं। 10-11 क्या है, आपका यहाँ टेबल नंबर है 10 और 11। अभी इस टेबल में 10, 11, 12, 13, 14 जब उसको ओपन करोगे सारी टेबल एक साथ में आएगी। तो हम इसको ओपन करते हैं। ये देखिए यहाँ टेबल नंबर 10, टेबल नंबर 11, 12, 13, सॉरी 10, 11, 12, 13, ठीक है। लेकिन 10 और 11 मैंने आपको बताया था कि सेल्स की टेबल है, 12 और 13 आईटीसी से रिलेटेड है। जब हम आईटीसी को समझाऊंगा, आईटीसी समझेंगे तो आईटीसी टेबल में हम जाएंगे। अभी हम केवल सेल्स की डिटेल समझ रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ सीधा जाएंगे 10 और 11 में। तो यही बताया 10 में अगर इस फाइनेंशियल का ट्रांजेक्शन आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल में क्लियर किया है, प्लस किया है, तो इसमें डाल दीजिए, उसका टेक्स्ट यहाँ दिखा दीजिए। अगर माइनस किया है, अमेंडमेंट करके माइनस किया तो यहाँ दिखा दीजिए। अब यहाँ टोटल आ जाएगा आपका 5N वाला। 5N वाला कौन सा? 5N वाला ये यहाँ का टोटल टर्नओवर यहाँ का उठा लिया। और इसके बाद अगर आपने करंट फाइनेंशियल का नेक्स्ट फाइनेंशियल में किया तो नेक्स्ट वाला आप यहाँ दिखाओगे तो यहाँ 5N प्लस 10। अगर आपने प्लस किया है तो ये अभी टर्नओवर पकड़ लेगा, अगर माइनस किया तो 11, तो 5N प्लस 10 माइनस 11, क्या आप जो पे आ जाएगा यहाँ आपका फाइनल टर्नओवर आ जाएगा। कि आपने अगर उसकी कुछ ट्रांजेक्शन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी किया है तो अभी आपके टोटल टर्नओवर से मैच हो जाएगा। सप्लाई का दोस्तों मैटर क्लियर हुआ, सप्लाई किस तरीके से दिखाना है। या तो आपका सप्लाई का हो गया, आपने सप्लाई दिखा दिया। अब इसको हम टैक्स पेमेंट करते हैं। टैक्स पेमेंट करने के लिए उसके बाद टैक्स पेमेंट को समझाने के बाद फिर डिफरेंस वाला समझेंगे। फिर डिफरेंस वाला समझेंगे कि डिफरेंस जैसे आएगा। चलो डिफरेंस वाला भी समझ लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम टेबल नंबर 4 में आते हैं और जैसे हमने मैंने यहाँ आपको दिखाया था कि ये जो 1 लाख की सेल थी या इस फाइनेंशियल की है, किसकी है? 22-23 की। लेकिन इसको हमने 23-24 में दिखाया तो टेबल नंबर 10 में डल जाएगा, उसका टैक्स 18 आ जाएगा। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि आपका अकाउंट साफ बुक 9 लाख बोल रहा है। ध्यान रखना, आपके अकाउंट साफ बुक के करंट ईयर के डाटा में सप्लाई 9 लाख बोल रहा है तो जीएसटी R1 10 लाख बोल रहा है, ठीक है। और 3B भी 10 लाख बोल रहा है। और ये जीएसटी R1 का डाटा अपने आप गया हुआ जीएसटी R9 में, 3B के डाटा अपने आप गया हुआ जीएसटी R9 में, ठीक है। लेकिन आपका अकाउंट साफ बुक 9 लाख है। फर्क क्या आ रहा है? यहाँ 1 लाख का फर्क आ रहा है, मतलब कि आपने अपने अकाउंट साफ बुक में 1 लाख रुपया कम दिखाया है और 1 लाख रुपया जीएसटी R9 में ज्यादा आ रहा है टेबल नंबर में। तो क्या करोगे आप? यही बताया कि ये हो सकता है कि ये आप इसको रिकंसाइल करो। जब आप रिकंसाइल करोगे, जब डिफरेंस आए तो ढूंढोगे, तो आपने ढूंढा, आपको मिला कि यह प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का है। मतलब 20-22 का 1 लाख रुपया हमने पेमेंट किया है, R1 में दिखाया और पेमेंट किया है 22-23 में, तो प्रीवियस फाइनेंशियल का डाटा आपको मिला। तो आप क्या करोगे, इस 10 लाख को सीधा 9 लाख एंट्री करोगे, क्योंकि 1 लाख तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का है, से आपको कोई लेना देना नहीं। जब आप पेमेंट करोगे तो वहां पेमेंट भी हुआ है 18,000, तो पेमेंट को भी हम माइनस कर लेंगे पेमेंट के समय। तो अभी आप डिफरेंस मिला, 1 लाख आपके बुक्स में कम है, जीएसटी के पोर्टल पे ज्यादा है 9 में, तो यह पता चला हमें कि यह प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का है, यानी कि 20-22 का है। तो आप क्या करोगे, सीधा 4 में 9 लाख एंट्री करोगे, 10 लाख एंट्री नहीं करोगे, ठीक है। अब एक मैटर और आता है दोस्तों, सबसे
मेन पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट है। मान लीजिए कि आपने अपने अकाउंट ऑफ बुक में 9 लाख दिखाया, ओके, और आपने अपने जीएसटी R1 में भी सेम अमाउंट दिखाया। यहाँ देखिए, आपने अकाउंट ऑफ बुक में 9 लाख दिखाया और आपने जीएसटी R1 में भी 9 लाख दिखाया। मतलब कि आपका अकाउंट ऑफ बुक और R1 मैच है। जितना सप्लाई आपने अकाउंट ऑफ बुक में दिखाया है, इतनी सप्लाई आपने जीएसटी R1 में दिखाया है, लेकिन पेमेंट उसका जीएसटी R3B में होता है। जीएसटी R3B में आपने 8 लाख दिखा दिया, यहाँ R1 और 3B में मिसमैच आ गया 1 लाख का। R1 में सप्लाई ज़्यादा है, में पेमेंट आपने 3B में पेमेंट कम किया है। आपने इसी तरीके से मिसमैच हो गया आपका अकाउंट ऑफ बुक और 3B। कुल मिला के यहाँ क्या आ रहा है कि डिफरेंस आ गया 18,000 का, कि 18,000 आपने पेमेंट नहीं किया। फाइनेंशियल ईयर में अगर इस तरीके का सिचुएशन होता है कि आपने अपने अकाउंट ऑफ बुक में सप्लाई दिखा दिया, R1 में दिखा दिया, सप्लाई दिख रही है, लेकिन आपने जीएसटी R3B में पेमेंट नहीं किया, तो अगर आप इस तरीके से रिकनसाइल करोगे तो आप यहाँ पकड़ लोगे। तो आपने पकड़ा कि एक 18,000 जो है पेमेंट शॉर्ट है, 22-23 में 18,000 पेमेंट आपने कम किया है। डिफरेंस जो आया, जिससे मैंने आपको बताया ना, अगर यहाँ इस तरीके से कोई डिफरेंस आता है कि आपके बुक्स में दिख रहा है ज़्यादा, 3B में आपने पेमेंट कम किया, तो अगर यहाँ इस तरीके डिफरेंस आता है तो क्या करोगे? तो यहाँ यह चीज़ क्लियर हो रहा है, 22-23 में इतना पेमेंट हमने कम किया है। अब यहाँ जैसे हमने डिफरेंस आया, यहाँ पकड़ा कि 22-23 की फाइनेंशियल में हमें डिफरेंस मिला कि 18,000 की पेमेंट हमने कम किया है। तो आपको यह देखना होगा कि गवर्नमेंट हमें छूट देती है कि जो भी गलती आपसे एक फाइनेंशियल ईयर में हो रही है, आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ठीक कर सकते हो। जैसे हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल में भी 30 नवंबर तक का टाइम मिला था, 30 नवंबर 23 तक का। अगर 30 नवंबर 23 तक आपने पेमेंट कर दिया है, तो फिर अब क्या होगा? क्योंकि आपकी सप्लाई तो है भैया 9 लाख, तो आपको टेबल नंबर 4 में 9 लाख को दिखाना ही पड़ेगा। अब टेबल नंबर 9 में 9 लाख दिखाओगे तो आपको 9 लाख का पेमेंट भी करना पड़ेगा। आपने पेमेंट किया है जीएसटी R3B में 8 लाख का, 3B में जब 9 नंबर टेबल में आप पेमेंट करोगे तो 1 लाख की लायबिलिटी, 1 लाख प्लस हो जाएगा आपका टैक्सेबल अमाउंट। और आपने 3B में पेमेंट कितना किया है? 1,44,000, 1,44,000, और बनता है पेमेंट आपका 1,62,000, तो आपको 18,000 शॉर्ट पड़ेगा। 18,000 का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ये देखो, मैंने यहाँ कर दिया तो डिफरेंस आ गया 18,000। एक्चुअल वैल्यू 1 लाख कम 18,000। तो आपने अगर चेक किया, आपको पता चला कि यह फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपने पेमेंट किया हुआ है, 23-24 में किया हुआ है, लेकिन आपको इस अमाउंट को कहाँ दिखाओगे? 1 लाख का जो डिफरेंस आया, क्या करोगे? आपको टेबल नंबर 4 में 9 लाख दिखाओगे, और अब यह आपका मिसमैच आया है, आपको दिखाना पड़ेगा। और आपके जब इसको फाइनल करोगे अपना जीएसटी R9, तो 18,000 की लायबिलिटी शो करेगा आपका जीएसटी R9। आपने जबकि इसको पेमेंट किया है कहाँ? 23-24 में पेमेंट कर दिया है। अगर इस तरीके का कोई मैटर आता है तो आपको इसका पूरा वर्किंग करके आपको रखना है। हाँ, कम आया ठीक है, लेकिन हमने इसका पेमेंट 23-24 में कर दिया। कौन से मंथ में किया? जीएसटी R3B से किया। वो सारा आपको वर्किंग करके इसका रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने 4 में 9 लाख पूरा दिखाया, तो 9B में आपने पेमेंट किया हुआ है 8 लाख, तो और फिर आपको 9B में 9 लाख टैक्सेबल सप्लाई दिखानी पड़ेगी। जब टैक्सेबल सप्लाई आप 9B में 9 दिखाओगे तो आपका पूरा टैक्स मांगेगा कितना? 1,62,000, 1,62,000 मांगेगा। और पेमेंट आपने किया है 3B में 44,000। 9 में तो आपकी ये सिचुएशन होगी GST-R9 में, कि टेबल 9 में, लेकिन आपने 18,000 का पेमेंट मांगेगा। अगर आपने 23-24 में पेमेंट नहीं किया है, अगर एक्चुअल में शॉर्ट है पेमेंट, तो आप DRC 03 से उसका पेमेंट कर दो। जो भी इंटरेस्ट पेनल्टी होगा DRC 03 से पेमेंट कर दोगे तो कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, मामला क्लियर। अगर आपने 23-24 में पेमेंट कर दिया है और यहाँ भी DRC, फिर तो आपकी डबल पेमेंट हो गई। एक बार आपकी जो लायबिलिटी यहाँ निकली 22-23 में, आपने यहाँ पेमेंट कर दिया, और उसके बाद 23-24 में पेमेंट कर दिया, डबल पेमेंट हो गई। तो इसके लिए
आप फाइल करो, गलती नहीं किया हो आपने, अगर सबमिट हो जाएगी तो जीएसटी डिपार्टमेंट को दिखेगा 9 में कि आपकी लायबिलिटी ज़्यादा आ रही है, लेकिन लायबिलिटी पेमेंट आपने नहीं किया। जो डिफरेंस आएगा उसके लिए आपसे नोटिस भेज सकता है कि आप जवाब दो। तो आपने पूरा, आपको मैटर पूरा पता ही है, आपने पूरा वर्किंग करके रखा है, पूरा डाटा आपको दिखाओ सर ये सेल है, हाँ यहाँ नहीं किया लेकिन हमने 23-24 में हमारी सेल इतना टैक्स बनता है, लेकिन हमने इतना टैक्स ज़्यादा पेमेंट किया है, इतने अमाउंट का इसका पेमेंट पूरा कर दिया। मैटर क्लियर। लेकिन अगर आप चाहते हो, एक रास्ता और है कि अगर आप चाहते हो कि आपको नोटिस ना आए तो एक काम करो, आप इसको पेमेंट कर दो। यहाँ 18,000 जो भी आ रहा है लायबिलिटी, DRC 0 से 3 से पेमेंट कर दो, इसका मैटर क्लोज हो जाएगा। फिर आप बोलोगी 23-24 में जो हमने पेमेंट कर दिया है, 23-24 को पेमेंट को आप 23-24 नेक्स्ट मंथ के 3 में एडजस्ट कर लो, ये भी हो सकता है। तो ये टेक्निकल पॉइंट था। अब आगे हम देख लेते हैं, अभी हमने कौन कौन सा टेबल कर लिया। टेबल नंबर 4, 5, 10, 11। अब टेबल नंबर 9 देखते हैं, टेबल नंबर 9 को भी खोलते हैं। ये देखिए टेबल नंबर 9 में जो है, ये टैक्सेबल अमाउंट कहाँ से आया है, आपका सारा का सारा जो आपने 4 में दिखाया है, जो 4 में आपने एंट्री किया वही टैक्सेबल अमाउंट यहाँ सारा। और यहाँ पैड जो है, या जो आपने पहले से पैड कर दिया है 3B के द्वारा जो अमाउंट आया है, ये चेंज नहीं होगा, ये लॉक रहेगा। जो आपने कैश पेमेंट कर दिया है, ये जो ITC पेमेंट किया है, ये चीज़ यहाँ दिखाएगी। आपका जो भी टैक्सेबल में ऊपर नीचे होता है, आपको यहाँ एडिट करना है, उस हिसाब से लायबिलिटी कर लेगा। मैंने दिखाया था जैसे पिछले साल का कोई ट्रांजेक्शन है, आपने एक ट्रांजेक्शन है, जैसे मान लीजिए ये आपने, आपके अकाउंट ऑफ बुक में 9 लाख है, तो यहाँ 10 लाख है, और 18,000 पेमेंट 3B में ज़्यादा दिखा रहा। तो आप जो है 9 में क्या करेंगे, 9 में 1 लाख आपका समझ में आया कि पिछले साल का चलता, तो 1 लाख रुपया यहाँ कम कर देंगे, उस हिसाब से टैक्स यहाँ एडजस्टमेंट हो जाएगा। जब 1 लाख अमाउंट कम करेंगे तो 1 लाख जो टैक्स पेमेंट हुआ वो भी बराबर हो जाएगा। तो इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो पिछले साल की ट्रांजेक्शन का वो आपको इस तरीके से एडजस्टमेंट करना होगा। क्या क्लियर हुआ? इस 9 में आपने जो 4 में दिखाया है, 4 वाला पूरा डेटा यहाँ आएगा और उसका पेमेंट किया जाएगा। ओके, टेबल नंबर 9 क्लियर है दोस्तों। जो 4 में आपने टैक्सेबल अमाउंट दिखाया है, उसी का पेमेंट यहाँ 9 में दिखाना है आपको। अगर मान लीजिए कि आपके टेबल नंबर 4 में जो टैक्सेबल अमाउंट ज़्यादा है और आपने 3B से उसका पेमेंट नहीं किया है, तो यहाँ उसकी लायबिलिटी दिखाएगी। और जो मैंने मैटर बताया, आपने 23-24 में का पेमेंट कर दिया है, तो यही लायबिलिटी, अगर जो डिफरेंस आएगा, ये इसके लिए नोटिस आ सकता है। उसके लिए आप, अगर आपने वर्किंग कर रखा तो जवाब दे सकते हो, नहीं तो अगर आप चाहते हो तो कोई नोटिस ना आए तो आप DRC 03 से पेमेंट कर दो और उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल में एडजस्ट कर लो जो पेमेंट किया है। यहाँ दिया जो 20% सैलरी हाईलाइटेड रेट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ध्यान नहीं देना है। रेड हो, लाल हो, पीला हो, कुछ भी हो, तो ध्यान अपने आप को अकाउंट आप बुक हिसाब से कर देना है। ऑटोमेटिक यहाँ लायबिलिटी आप सही तरीके से ट्रांजेक्शन करोगे तो सारा कुछ आपका यहाँ क्लियर होगा। GSTR 9 हो गया। अब टेबल नंबर 14। अब 14 में यह है कि जैसे मान लीजिए आपने करंट फाइनेंस ईयर का अमाउंट था जैसे 1 लाख रुपया, आपने इसका पेमेंट किया कहाँ, 23-24 में दिखाया है, तो इसको आप यहाँ दिखाओगे, इसका पेमेंट करोगे टेबल नंबर 14 में, 14 में। जो करंट ईयर का ट्रांजेक्शन है उसका पेमेंट आपने नेक्स्ट ईयर में किया है, तो उसको आप टेबल नंबर 14 से पेमेंट करोगे। अगर आपका जो भी टैक्सेबल पेबल अमाउंट था IGST का था, वो यहाँ दिखा के CGST, SGST, IGST इसमें होगा। अगर आपने आया है माइनस किया है तो यहाँ माइनस करके कर दो, तो वो वैल्यू माइनस कर देगी, प्लस माइनस करके आपको इसमें करना है। 10 और 11 का जो भी यहाँ लिखा भी है टेबल नंबर 10 और 11 है, 10-11 की जो भी ट्रांजेक्शन अगर प्लस किया है, टैक्स पेमेंट किया है, तो यहाँ टेबल एड, अगर माइनस किया है तो माइनस टेबल माइनस, ये चीज यहाँ दिखा दो कहाँ, 10-11 की पेमेंट टेबल नंबर 14। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं। GSTR 9 में हमने आपको बेसिक बताया और वर्किंग बताया किस तरीके से करना है। हमने सेल्स की 4 नंबर टेबल, 5 नंबर टेबल और 9 नंबर टेबल और 10, 11 और 14
इतनी टेबल को हमने कवर किया। अब हमारी जो टेबल बच रही है डिफरेंस वाली ITC और जो अदर्स टेबल, उसके लिए मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके बाद ये सारी चीज़ों को पूरे टेबल को समझाने के बाद इसके बाद हम एक ओरिजिनल फाइल कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन प्रैक्टिकली एक ओरिजिनल डाटा लेकर और आपसे फाइल करवाएं, आपको फाइल करके दिखाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा GSTR9 के बारे में। अगर आप बिल्कुल भी नए हो दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में ज़रूर रिस्पॉन्स देना, कमेंट करना, आपको कितना समझ में आया। हमने आपको जो टेबल के बारे में बताया, टैक्सेबल सप्लाई और टैक्स की, से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो ना, इससे रिलेटेड अभी जितना बताया उससे रिलेटेड, हमने बताया टैक्सेबल सप्लाई मतलब सेल्स की डिटेल, उसका पेमेंट, इन टेबलों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे भी पूछ सकते हो, कमेंट करके मैं उसका जवाब दूंगा। और इसके आगे की टेबल मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा जो ITC से रिलेटेड है। तो दोस्तों GSTR9 थोड़ा टफ तो है, इसीलिए लंबी वीडियो भी बनी। मैंने कोशिश किया कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बता पाऊँ, लेकिन अब आप ही इसका रिस्पॉन्स देना, आपको कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो जल्दी मैं अपलोड करूँगा जो इससे आगे की टेबल बच रही हैं ITC से परचेज से रिलेटेड। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।